भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन की बैठक। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा, भारतीय किसान यूनियन टिकैत सोहागपुर में कार्यकारिणी का हुआ गठन। प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पटवारे से चर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस और भाजपा पर लगाए आरोप। तो स्वागत है आपका। जैसे कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ चुके हैं और सारी राजनीतिक पार्टियां पीक पर हैं। हर जगह चाक चौराहों पर हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं राजनीतिक चर्चाओं पर चर्चा कर रहे हैं। कहीं भी बात की जाती है तो कहीं कांग्रेस तो कहीं भाजपा। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल की रैली के बाद एक बात स्पष्ट हो गई कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी अपना हस्तक्षेप करने जा रही है। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश कई मुद्दों के लिए जाना जाता है। अक्सर किसान के मुद्दे तो उठते ही हैं, परंतु चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे हों, बहुत सारी योजनाओं को लेकर भी मध्य प्रदेश सरकार में घोषणाएं होती हैं और कई योजनाएं भी संचालित होती हैं। कांग्रेस यहाँ पर रही, उसके बाद भाजपा यहाँ पर निरंतर लंबे समय से बनी हुई है। और इस बार देखते हैं क्या होता है। देखा जा रहा है कि इस बार हो सकता है मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर हो। तो मध्य प्रदेश को जो है वो किसानों का प्रदेश कहा जाता है, हम ये जानते हैं। अक्सर किसानों की बातें मध्य प्रदेश में की जाती हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हों या इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री रहे हैं, अक्सर किसानों को लेकर चर्चा करते रहे हैं। क्योंकि आप स्पष्ट सी बात है कि मध्य प्रदेश में जो फसल होती हैं या यहाँ के जो किसान हैं, बहुत ही उन्नत किसान हैं और सबसे अच्छी फसलें यहाँ पे होती हैं। और परंतु किसानों की परिस्थिति क्या है, इसको हम जानेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं। तो मेरे साथ है भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पटवारे जी, और हम उनसे चर्चा करेंगे कि आपका सोहागपुर आगमन हुआ है। सोहागपुर विधानसभा लंबे समय से भाजपा के गिरफ्त में है। आपका यहाँ पे हस्तक्षेप या आपकी उपस्थिति, क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है कि किसानों की आवाज़ बुलंद हो और सरकार तक पहुँचे। इसके उद्देश्य से आज तहसील कार्यकारिणी का गठन किया गया यहाँ पर, और किसान सामूहिक रूप से अपनी आवाज़ बुलंद कर सके संगठन के माध्यम से। इस उद्देश्य को लेकर आज कार्यकारिणी गठित हुई है और किसानों के बीच हमारी आज चर्चा भी हुई। किसान बहुत परेशान है और मुख्य रूप से जो है ना, उत्पादन तो बहुत ले रहा है किसान। मध्य प्रदेश सरकार को पिछले 5 वर्षों से कृषि कर्मण अवार्ड दिला रहा है, लेकिन किसानों के आर्थिक हालात जो है वो और कमज़ोर होते जा रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सीमा जो है वो और बैंकों द्वारा भी बढ़ाई जा रही। तो आज की स्थिति में 80,000 से 1 लाख रुपए प्रति एकड़ तक का किसानों के ऊपर कर्ज हो चुका है। और किसान इस कर्ज का 20 से 25% जो फसल पैदा होती है उसको जो बिक्री से पैसा बचता है वो तो ब्याज में जा रहा है। किसान बाहरी पीछे चला गया है और सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रधानमंत्री थे उस टाइम, और उन्होंने किसान आयोग का गठन किया था। और उस किसान आयोग की गठन की जो रिपोर्ट है, रिकमेंड है, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के नाम से वो जाना जाता है। और ये इसने 2006 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और 2006 से उस वक्त जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट थी राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो 2014 तक उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। किसानों के बारे में कांग्रेस ने भी नहीं सोचा। और 2014 के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी ये है कि किसानों को C2+50 फार्मूले के साथ फसल का मूल्य तय करेंगे, जो आज 2023 तक इन लोगों ने नहीं किया है। इससे A2FL+50 ये भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री भी मानते हैं कि ये हम दे रहे हैं, लेकिन जो लागत तय करते हैं, ये वर्तमान में जो किसानी में लागत लग रही, खेती में लागत लग रही, उस लागत को जोड़ा नहीं जा रहा है, उससे 1.5 गुना दिया जा रहा है। तो वो जो 1.5 गुना मूल्य है आज की स्थिति में, वो लागत मूल्य है हमारा। आज खेती बहुत ज़्यादा घाटे में जा रही है और किसान भरपूर उत्पादन ले रहा। देश में हमने अनाज के भंडार भर दिए, लेकिन इसके बाद भी आज किसानों को कर्ज के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। हमारी मांग है कि C2+50 फार्मूले के साथ किसानों को लागत का के आधार पर मूल्य तय होना चाहिए। और इसमें जो है C2+50 फार्मूले में जो ज़मीन का किराया शामिल करने का प्रावधान है, और जो हमने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो ऋण लिया है उसका ब्याज भी शामिल करने का प्रावधान है। जब तक ये दोनों जो मांग है हमारी, इसको मूल्य निर्धारण आयोग मूल्य तय करने में शामिल नहीं करेगा और वर्तमान स्थिति में जो लागत खेती में लग रही उसको लागत को तय नहीं करेगा, तब तक किसान इस देश में कर्ज से बाहर नहीं आ सकता। मेरा अगला प्रश्न ये है कि दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन हुआ,
केंद्र सरकार को अपने कानून वापस लेने पड़े। और जब कानून पास हुए थे तब भी उन्हें देश हित में बताया गया था, और जब लागू हुए थे तब भी उन्हें देश हित में बताया गया था, और जब वापस हुए जब भी देश हित में बताया गया। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आप किसको समर्थन करेंगे? कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी या स्वयं की पार्टी होगी, या इनको समर्थन नहीं करेंगे तो क्यों? हम लोग जो है ना, अब ऐसी स्थितियों में जब कांग्रेस और भाजपा हमारे लिए एक ही लाइन में खड़ी हुई है, जिनने हमारे मुद्दों पे आज तक ध्यान नहीं दिया, तो अब एक पब्लिक की एक मजबूरी हो जाती है। चूँकि 2 या 3 कैंडिडेट खड़े होते हैं आमद, तो व्यक्ति ये सोचता है कि तीनों हमारे लायक नहीं है, फिर भी उसमें एक देखता है कि यार ये थोड़ा सा बेहतर है, बस एक विकल्प के रूप में। लेकिन मन मार के सरकार चुनने वाला काम है। किसान प्रसन्नता के साथ तो सरकार चुनने के पक्ष में नहीं है। वर्तमान की जो राजनीतिक दल हैं, ये सारे के सारे किसान विरोधी हैं, पर एक परिस्थितियां हैं पब्लिक के सामने, किसान समाज के सामने, कि किसी ना किसी को तो हमको बैठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तीनों व्यक्ति योग्य नहीं है तो एक को तो बिठाना पड़ेगा किसी। आपका कहने का मतलब तो स्पष्ट हुआ। आपका कहने का मतलब है कि तीनों बुरे हैं, मगर जो कम बुरा होगा हम उसे चुनेंगे। तो आपके हिसाब से कम बुरा कौन है? अब ये तो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो है फिर भी एक नए रूप में राजनीति, आम आदमी पार्टी से लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतर रही है आज की स्थिति में। तो एक दिमाग में एक चीज़ आता है कि जो राष्ट्र हित में थोड़ा सा बेहतर काम करे, बस एक विकल्प के रूप में हम चुन सकते हैं। बाकी खुशी से हम सरकार में किसी नेतृत्व को चुनने के पक्षधर नहीं है आज की स्थिति में। मेरा तो ये मानना है कि हमको और विकल्प मिला है नोटा। अगर किसान समाज की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो स्वाभाविक हम नोटा का भी उपयोग कर सकते हैं। आपने C2+50 फार्मूला की चर्चा की, इसको विस्तृत कीजिए, जिससे जो हमारे ग्रामीण किसान हैं उनको भी इस विषय में पूर्ण रूप से जानकारी हो कि आखिर ये क्या है। यदि हम जो बात कर रहे हैं वो कहाँ तक किसानों के हित में है, ये किसानों को सही महसूस है। इसमें क्या है, वर्तमान में जो A2FL+50 फार्मूला है और उससे जो फसल के मूल्य तय किए जा रहे हैं 1.5 गुना लागत के, वो किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारी मांग और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार तीसरा जो फार्मूला है उसे C2+50 कहा जाता है। इसमें किसान परिवार की पूरी मेहनत, इसमें लगने वाली मजदूरी और संपूर्ण लागत, रासायनिक खाद, बीज, इसके साथ में जो कृषि ऋण हम लोगों ने लिया है, स्वाभाविक है हम आज देश सेवा करने के लिए तो पूरी तरह से नहीं कर रहे, क्योंकि परिवार तो हमारा भी देखना है। तो इसलिए जो कृषि ऋण पर जो लगने वाला ब्याज है उसको भी कृषि की लागत में तय किया जाए, और ज़मीन की जो वैल्यू है, जो मूल्य है, आम भाषा में हम बोलते हैं सिकनी या खोट पे ज़मीन जो जाती है, कम से कम उसका किराया उसमें शामिल किया जाना चाहिए, जो उस प्रावधानों में है C2+50 में। जब तक ये सारी चीज़ें, ये सारी लागत तब तक मूल्य में जोड़ी नहीं जाएगी, तब तक किसान उभरने वाला देश का नहीं है, और किसान बहुत पीछे जा रहा है। किसान आत्महत्या की दर भी बढ़ती जा रही है, और किसान परिवार 2-2, 5-5 एकड़ ज़मीन के किसान पूरी तरह से बर्बाद होकर अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं। ऐसी हालात हो चुकी है। लेकिन सरकार का, न भारत सरकार, न कांग्रेस सत्ता में रही तब तक कांग्रेस का, न भाजपा सत्ता में है तब तक भाजपा ने भी किसान हित में कोई कार्य नहीं किया। C2+50 फार्मूले के साथ जब तक किसानों को लागत के आधार पर मूल्य तय नहीं होगा, तब तक खेती घाटे का सौदा है, लाभ का धंधा नहीं हो सकती। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहले भी बताया 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आय दोगुनी नहीं, लागत दोगुनी हो चुकी है। इसमें कहा जाता है देश के अंदर किसानों की सरकार है, लेकिन किसानों का शोषण हो रहा है हमारे देश में। किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, और जब तक मेरा ये मानना है कि देश में 65% आबादी खेती करती है, और 20% मजदूर ऐसे हैं जिनको कृषि से रोजगार भारी मात्रा में मिलता है। जब 85% आबादी को, क्योंकि वो खुद उत्पादक है और वो खुद अपने लिए भोजन तैयार करती है, उसे कहीं खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ऐसी स्थिति में जब 85% आबादी आत्मनिर्भर
मूल्य बढ़ने में उसे कोई परेशानी नहीं है। 15% जो आबादी हमारे देश की है, लगभग 20%, वो वैसे भी सक्षम है आर्थिक रूप से। वो अगर 100 रुपये किलो में अनाज भी अगर खरीदना पड़े, गेहूं है, चावल है, तो खरीद के खा सकती है। लेकिन इसे हम कम मूल्य देकर किसानों को किसका लाभ पहुंचा रहे हैं? किसान को कोई ऐतराज नहीं है, अगर मूल्य बढ़े तो वो तो खुद उत्पादक है ना, वो तो अपने लिए पैदा कर रहा है। तो सब हमारी एक ही मांग है कि भारत सरकार C2+50 फार्मूले के साथ किसानों के लिए मूल्य तय करे, तभी किसान सुदृढ़ होगा, आर्थिक रूप से सक्षम होगा। और इतनी भारी मात्रा में जिस देश की 80% आबादी को अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं बनाओगे, तो देश में 20% आबादी देश चलाने में सक्षम नहीं है। वो इतना टैक्स अदा नहीं कर सकती कि हमारा देश चल जाए। जब तक 100% आबादी हमारी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगी, तब तक देश भी आर्थिक रूप से कमजोर ही होगा। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को अगर हम आर्थिक रूप से मजबूती नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से देश कहाँ से मजबूत होगा? देश को भी मजबूत होना है, करना है, तो आर्थिक रूप से किसानों को, मजदूरों को सक्षम बनाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष थे राष्ट्रीय भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन से, और हमने उनसे बहुत सारी बातें की। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, और इस उथल पुथल के बीच किसानों के लिए क्या ऑफर आते हैं, किसानों को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां क्या घोषणाएं करती हैं, क्या उन्हें देती हैं, ये देखने वाला विषय होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में किसानों के लिए क्या होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। आने वाले समय में इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। चलते हैं। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।